हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम को शुरू किया हुआ था, जिसमें हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा के इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, जिसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां या मिट्टी के बने बर्तन, जिन्हें मृदु भांड कहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे हरियाणा के इतिहास के स्रोत। हरियाणा के इतिहास के स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिन्हें आप हिस्टोरिकल सोर्सेज के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। किसकी बात करेंगे? पुरातात्विक स्रोत, या जिन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए जी, पुरातात्विक स्रोत जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ से प्राप्त होंगे। तो जब भी आप क्या करेंगे, उत्खनन करेंगे या खुदाई करेंगे, तो खुदाई से जो भी चीजें हमें प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होगी, प्राप्त होने वाली सामग्री। और इसी के अंदर हमने बात की थी, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो इसी के जो उदाहरण होंगे उसमें हमारे अभिलेख या शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, स्मारक, इसी में हमारे सिक्के और मूर्तियां, ये इसके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। चलिए जी, पुरातात्विक स्रोत जो हैं हमारे, ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे नहीं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की या एपिक्स की हम बात करेंगे, अभिलेख। दूसरा हम बात करेंगे किसकी? सिक्कों की, कॉइन्स की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे मूर्तियों की। हरियाणा से हमें जो मूर्तियां मिली, भगवान विष्णु की रहे, चाहे वो जैन धर्म की हो चाहे बौद्ध धर्म की। और लास्ट में हम बात करेंगे स्मारक्स की या पिलर की, कि हरियाणा में जो हमें पिलर मिले जो जिस भी धर्म से संबंधित थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा कि सर एक बात बताइए कि जो खुदाई का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब ये तो है नहीं कि आपके मन में आई और आप जो है अपना जो फावड़ा है या कुदाली थी वो लेकर चल पड़े और चलो आज आप जो है यहाँ की खुदाई करते हैं। ऐसा तो नहीं होता। देखिए जी, खुदाई करने के लिए सरकार ने क्या किया? एक विभाग बना दिया और उसी विभाग का नाम रखा गया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से जानते हैं। और इसी की स्थापना 1861 में एक अंग्रेज, जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, खुदाई के लिए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया ASI। इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे हम बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। देखिए जी, ये जो विभाग बनाया गया था, इसकी स्थापना सबसे पहले 1861 में हुई थी। और 1861 में इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया कलकत्ता में। कहाँ पे बनाया गया? तो कलकत्ता में बनाया गया। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की। और जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना 1861 में कलकत्ता में की, तो इन्हें ही कहा गया कि ये तो हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, या भारतीय पुरातत्व विभाग का इन्हें क्या माना गया? जनक माना गया। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी किन्हें कहा गया? तो वो भी इन्हें ही कहा गया।
चलिए जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम आया तो इसकी 1861 में स्थापना हुई, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका स्थानांतरण कर दिया गया और वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है वो कहाँ पे है, तो वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसकी जो वर्तमान में निदेशक हैं या जिसकी देखरेख में वो काम हो रहा है तो वो हैं बी विद्यावती। कौन है, तो वो हैं बी विद्यावती, जो कि पहले एक आईएएस अफसर हुआ करती थी और इन्हें ही वर्तमान में इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसी बी विद्यावती की जो नियुक्ति हुई थी ये हुई थी 12 मई को, 12 मई 2020 को लॉकडाउन में इससे क्या किया गया, नियुक्त किया गया था। तो वर्तमान में इसकी जो निदेशक हैं या अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है बी विद्यावती। तो याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे क्या है 1861 में स्थापित किया गया सॉरी, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया था, कलकत्ता में, लेकिन बाद में कहाँ ले आई, नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसकी निदेशक कौन है, तो वो है बी विद्यावती, जिन्हें 12 मई 2020 को लॉकडाउन में क्या किया गया, नियुक्त किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अभिलेखों की। किसकी बात करते हैं, अभिलेखों की बात करते हैं कि ऐसे अभिलेख जो हरियाणा के बारे में हमें जानकारी देते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अभिलेख जो होते हैं इन्हें ही कहा जाता है एपिक्स। क्या बोलेंगे, तो इन्हें कहा जाता है एपिक्स। देखिए जी, अभिलेखों की अगर अपन बात करें तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है या स्टडी ऑफ एपिक्स जो होती है ये कहलाती है एपिग्राफी। क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिग्राफी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एपिग्राफी कहा जाता है जी आपका। अगर आप बात करें अभिलेखों की कि हरियाणा से हमें आज तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो हरियाणा से हमें 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख, 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इन्हीं 37 अभिलेखों में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो सबसे प्राचीन अभिलेख है हमारा, सबसे प्राचीन अभिलेख, और वो अभिलेख है टोपरा अभिलेख। कौन सा है, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो है ये हमें टोपरा गांव से मिला था। कहां से मिला था, टोपरा गांव। कल की क्लास में भी हमने बात की थी टोपरा अभिलेख के बारे में। और टोपरा अभिलेख जो मिला था ये कहां से मिला था, तो ये मिला था यमुनानगर से। कहां पे पड़ता है टोपरा गांव, यमुनानगर से। अगर आप बात करें टोपरा अभिलेख के बारे में तो कुछ बातें याद रखिएगा। टोपरा अभिलेख जो है ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने, अशोक ने बनवाया था ये। और अशोक जो है ये मौर्यकालीन राजा था, इसीलिए इसे बोल दिया जाता है मौर्यकालीन स्तूप। क्या बोल दिया जाता है, तो इसे ही बोल दिया जाता है मौर्यकालीन स्तूप। देखिए, अशोक ने जब ये स्तूप बनवाया था तो हरियाणा के टोपरा गांव में बनाया था। और टोपरा गांव में ये अभिलेख बनाया तो यह किस भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। लेकिन इसकी जो लिपि रही थी वो रही थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी, वो लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि। आपने लिपि का नाम सुना होगा, गांधारी लिपि होती है, देवनागरी हमारी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। उसी प्रकार एक लिपि हुआ करती थी जिसका नाम था ब्राह्मी, और इसी ब्राह्मी लिपि में ये अभिलेख लिखा गया था। चलिए जी, अगर आप हम बात करें इसके ऊपर कुल कितने अभिलेख थे, तो इसके ऊपर कुल 7 अभिलेख अंकित थे। कितने अभिलेख थे, तो इस पर टोटल 7 अभिलेख लिखे गए थे और सातों के सातों संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और इसी अभिलेख को पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो था इस 1837 में जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप नाम के ही एक अंग्रेज ने इसे पहली बार पढ़ा था, पहली बार पढ़ा था। तो याद रखिएगा, इसे पहली बार किसने पढ़ा था, तो इसे जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। और ये जो हमारा अभिलेख है इसे ही फिरोज शाह तुगलक नाम का एक व्यक्ति, कौन, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है टोपरा गांव से दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया था, तो टोपरा गांव से निकालकर दिल्ली लेकर गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और इसी बात की जो हमें जानकारी मिली वो हमें मिली तारीख ए फिरोज शाही में। किसमें इसका वर्णन किया गया, तो वो किया गया तारीख ए फिरोज शाही।
और तारीख-ए-फिरोजशाही जो किताब है इसी के अंदर वर्णन किया गया कि वह कल्लेसर में घूमने आया था और कल्लेसर में ही उसने देखा था कि टोपरा गांव के अंदर उसे एक अभिलेख दिखाई दिया और उसी अभिलेख को वह वहां से उखाड़ कर अपने साथ लेकर गया, कहाँ पे, दिल्ली में, और इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। तो आप बताइएगा तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक जो हम कल की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये किसने लिखी थी? तो आपका ये क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है कि तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको आंसर देना है। चलिए, टोपरा अभिलेख जो था ये हमारा सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगर आपसे पूछे बताइए हरियाणा में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा मिला, तो वो हमें टोपरा अभिलेख मिला, जो कि टोपरा गांव से मिला था। चलिए जी, अगर आप बात करें दूसरे अभिलेख की, दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख, तो दूसरा सबसे जो प्राचीन अभिलेख हमें प्राप्त हुआ वो हुआ था सुध से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ हमें सुध से। और ये जो सुध नामक स्थान है ना, ये यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पे है? सुध यमुनानगर में। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ वह 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख था। 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख। और 12 खड़ी लिखाई का जो अभिलेख है ये हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुआ और इसे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है आपका। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसी भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। तो दूसरा जो हमारा प्राचीन अभिलेख है वो हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुआ और इसका नाम क्या है? 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख। 12 खड़ी तो आप लोग जानते हो ना, कै काकी कू जो आप लोग बोलते थे, हैं 12 जो होते हैं वर्ड जो आपको कभी याद नहीं होते थे और इसी के लिए आपने मास्टर से बहुत सारी बार मार भी खाई होगी, सुताई हुई होगी ना। चलिए जी, तो दूसरा हमारा अभिलेख था वो था 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख, जो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है और इसी की स्थापना हुई थी 1949 में। और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था नथानोविक डोइक और इसी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, इतनी सी बातों को फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे विग्रहराज के बारे में। पहले बात कर लेते हैं। विग्रहराज का में एक अभिलेख मिला था, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे विग्रहराज की। चलिए, देखिए जी, विग्रहराज का हमें एक अभिलेख मिला था, विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ का जो हमें अभिलेख मिला, ये मिला था हमें तोपड़ा की लाट से। कहाँ से मिला? तोपड़ा की लाट। और तोपड़ा की लाट जो है ये यमुनानगर जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ेगी? यमुनानगर जिले में। और जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसकी अगर आप बात करें तो ये चौहान वंश का शासक था। कौन से वंश का था? चौहान वंश का शासक था, इसीलिए इसे विग्रहराज चौहान भी बोला जाता था। और इसी विग्रहराज को ही बोला जाता था बिसल देव। क्या बोला जाता था? तो इसे बोला जाता था बिसल देव। और इसी बिसल देव ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। क्या नाम था? हरिकेली। तो आप ये भी याद रखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया बिसल देव के द्वारा। और इसी विग्रहराज चतुर्थ या विग्रहराज चौहान के जो अभिलेख थे, इसी तोपड़ा की लाट से हमें कितने अभिलेख मिले? तो टोटल 3 अभिलेख थे। कितने अभिलेख थे? 3 अभिलेख। अब आप कहो सर अभिलेख तो ठीक है, लेकिन ये बताइए इस अभिलेख से हमें जानकारी किस चीज़ की मिली? तो इससे हमें जानकारी मिली थी कि विग्रहराज ने जो है वो मलेच्छों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मलेच्छों को। देखिए, मलेच्छ नाम की पहले एक जाति हुआ करती थी जो युद्ध लड़ा करती थी और इसी मलेच्छों को पराजित किया था। इसी बात की जो जानकारी है वो हमें मिलती है तोपड़ा की लाट से। कहाँ से मिलती है? तोपड़ा की लाट से जी। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख जो कि तोपड़ा की लाट से मिला था। चलिए जी, अगर आप बात करें पशुपति संप्रदाय का अभिलेख, पशुपति संप्रदाय का जो अभिलेख मिला वो हमें मिला था सिरसा से।
अगर पशुपति संप्रदाय से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है आप हमेशा सिरसा ही आंसर करोगे और वो आपका आंसर जो है वो होगा सही। तो पशुपति संप्रदाय का जो अभिलेख मिला था वो हमें सिरसा से मिला था। और अगर आपसे पूछ ले बादशाह हुमायूं का अभिलेख है, बादशाह हुमायूं के बारे में जानते हो आप लोग, जो कि बाबर का बेटा था और अकबर का पिता था। और इसी बादशाह हुमायूं का जो हमें अभिलेख मिला ये हमें मिला था फतेहाबाद से। कहाँ से मिला था? फतेहाबाद से हमें ये अभिलेख मिला था जी। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा लाओस अभिलेख है, लाओस अभिलेख। देखिए लाओस अभिलेख जो है ये हमें लाओस देश से मिला था। कहाँ से मिला था? लाओस देश से मिला था। और इसी लाओस देश से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम इसी के नाम पर रखा गया, लाओस अभिलेख। और इसके अंदर यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था राजा देवंका, क्या नाम था? राजा देवंका। और राजा देवंका ने ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है, कुरुक्षेत्र की महिमा का गुणगान किया है इन्होंने। तो याद रखिएगा आप लोग लाओस अभिलेख। तो लाओस अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा, इसे कहा जाता है वर्तमान में 1000 हाथियों का देश। क्या बोला जाता है? 1000 हाथियों का इसे देश बोला जाता है। और इसी लाओस अभिलेख से जानकारी मिली कि यहाँ का राजा देवंका जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अपने वहाँ पे एक अभिलेख लिखवाया और उसी के अंदर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की महिमा का क्या किया? गुणगान किया या फिर क्या किया? वर्णन किया था। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए जी अगले अभिलेख की अगर आप बात करें तो अगला जो हमारा अभिलेख है वो है 7 सवरों का अभिलेख। कौन सा है? 7 सवरों का अभिलेख या 7 सवरों की ईंट। सात सवरों वाला अभिलेख या ईंट। तो एक ईंट के ऊपर संगीत के 7 स्वर लिखे हुए थे और ये जो है हमें प्राप्त हुआ था अग्रोहा से। कहाँ से हुआ था? अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ पे पड़ता है? तो अग्रोहा पड़ता है हिसार में। और इसी पे ही संगीत के 7 स्वर कौन कौन से? सारे गामा पाधानी, सारे के सारे थे। सारे गामा ये संगीत के 7 स्वर थे जो कि हमें उसे ईंट से मिले थे जी। चलिए अगले अभिलेख की अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा भोजदेव का अभिलेख। किसका अभिलेख? भोजदेव का अभिलेख। देखिए मिहिर भोज या भोजदेव का जो हमारा अभिलेख है ये हमें मिला था कहाँ से? पेहोवा से। पेहोवा जिसका पुराना नाम हुआ करता था पृथुदक, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और इसी पेहोवा से हमें जानकारी मिलती है कि पेहोवा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो ये प्रसिद्ध हुआ करता था घोड़ों के व्यापार के लिए। किसके लिए? घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। हमारा उत्तर भारत का व्यापारी केंद्र रहा था पेहोवा। और इसी पेहोवा से मिला था हमें राजा भोजदेव का अभिलेख या मिहिर भोज का अभिलेख। और इसी से जानकारी मिलती है कि राजा महेंद्रवर्धन ने, किसने? राजा महेंद्रवर्धन या महेंद्रपाल ने जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो राजा महेंद्रपाल के मंदिरों का वर्णन इसमें मिलता है कि उसने मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसकी भी जानकारी हमें किससे मिली? तो भोजदेव के अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिली। चलिए अगला जो हमारा अभिलेख है वो है लाडणु अभिलेख। कौन सा? लाडणु अभिलेख। और लाडणु जो हमारा अभिलेख है ये हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे सर अब हम पढ़ हरियाणा जी के रहे हैं, घूम हम राजस्थान में रहे हैं। तो देखिए जी राजस्थान से हमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ ये राजस्थान के हमें नागौर जिले से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? नागौर से। और आप लोग जानते हो इसी नागौर के अंदर जो है सबसे पहले पंचायती राज लगाया गया था। अगर आपको पता हो कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के ही बबूत्री गांव के अंदर क्या लगा था? पंचायती राज लगा था। और यही लाडणु अभिलेख कहता है कि पुराने समय में हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी।
हरियाणा की राजधानी क्या हुआ करती थी, वो दिल्ली हुआ करती थी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली वर्तमान में किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है, और वो भी हमारे हरियाणा की पहले क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। तो हरियाणा कोई छोटी मोटी चीज़ तो थी नहीं, और आप हरियाणा वासी, मैं भी हरियाणा का हूँ, तो हम भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी हस्ती है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए जी, लाडनो अभिलेख के बाद अगर आप बात करें तो आपने एक और अभिलेख का नाम सुना होगा, बिजोलिया अभिलेख। कौन सा था, बिजोलिया अभिलेख। और बिजोलिया अभिलेख जो है ये हमें भीलवाड़ा राजस्थान से मिला था। कहाँ से मिला था, भीलवाड़ा राजस्थान। और इसी बिजोलिया अभिलेख के अंदर हमें चौहान वंशों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी बिजोलिया अभिलेख के अंदर हमें दिल्ली व हांसी का उल्लेख मिलता है। किसका अभिलेख मिलता है, दिल्ली व हांसी का वर्णन मिलता है। तो हरियाणा के हिसार में पड़ता है हांसी, और इसी हांसी का क्या आया था, इसमें वर्णन आया था। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बिजोलिया अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है जी। अगर आप बात करें अगले अभिलेख की, तो हमारा अगला अभिलेख है कपालमोचन अभिलेख है। कपालमोचन का अधूरा अभिलेख है। और कपालमोचन का जो हमारा अधूरा अभिलेख है ये हमें मिला था कपालमोचन यमुनानगर से। कहाँ से मिला था, यमुनानगर से मिला था। देखिए जी, एचएससी बार बार इस चीज से क्वेश्चन पूछता है, कपालमोचन से आपसे पूछा जाएगा, बताइए कपालमोचन तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो हमारा यमुनानगर में है। कपालमोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो यमुनानगर में है। कपालमोचन अगर आपसे पूछ ले धार्मिक स्थल कहाँ पे है, तो वो भी हमारा यमुनानगर में है। कपालमोचन से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ था वह अधूरा था। क्या था, अधूरा था, यानी वह टूटा हुआ था, उसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। तो आपसे पूछा जाएगा कपालमोचन का अधूरा अभिलेख हमें कहाँ से मिला, तो वो मिला हमें यमुनानगर से। चलिए, एक आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख, और पृथ्वीराज द्वितीय का जो हमें अभिलेख मिला वो हमें कहाँ से मिला, तो ये हमें मिला था हांसी से। कहाँ से मिला था, तो ये अभिलेख हमें मिला था हांसी से मिला था जी। चलिए, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। चलिए, लास्ट अभिलेख को हम पढ़ते हैं, और उसी अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। क्या नाम है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के बारे में आपने सुना भी होगा। चलिए जी, और आखिरी जो अभिलेख है उसकी हम बात करते हैं, वो है हमारा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। देखिए जी, ऐहोल अभिलेख जो है ये हमें बीजापुर से मिला है। कहाँ से मिला है, बीजापुर। और बीजापुर कहाँ पे पड़ता है, तो बीजापुर पड़ता है कर्नाटक में। देखिए, हरियाणा की बात करते करते हम कर्नाटक में भी घूम आए, और यही बीजापुर कर्नाटक से हमें एक अभिलेख मिला जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। और ये जो ऐहोल अभिलेख है ये लिखवाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। वो लिखवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। और इसे लिखने वाला जो व्यक्ति था वो था जैन धर्म का एक कवि, जैन कवि रविकीर्ति। कौन था, तो वो था जैन कवि रविकीर्ति। और इसी जैन कवि रविकीर्ति ने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जो कि लड़ा गया था दो सेनाओं के बीच में, जिसमें एक तरफ थी हर्षवर्धन की सेना जो कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था, और दूसरी ओर लड़ रहा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन लड़ रहा था, पुलकेशिन द्वितीय लड़ रहा था, और इसकी सेना थी। इस युद्ध के अंदर हर्षवर्धन हार गया था, और कौन जीत गया था, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। और इसी जीत की खुशी में इसने एक अभिलेख लिखवाया था जो कि बीजापुर कर्नाटक से हमें मिला था। चलिए जी, हर्षवर्धन की अगर आप बात करें तो ये उत्तर भारत का शासक था, उत्तर भारत का शासक। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए जिस समय हर्षवर्धन हरियाणा में राज कर रहा था उस समय दक्षिण में कौन शासन कर रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है इसकी राजधानी थी बादामी। कौन सी थी, तो इसी की राजधानी थी बादामी। बादामी इसकी राजधानी हुआ करती थी, और ये चालुक्य वंश का शासक था।
कौन से वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था जी। तो याद रखिएगा इतनी सी बातें। तो ये हमारे अभिलेख थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। देखिए जी, हमारे पास जो सारे इंपॉर्टेंट थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोपरा अभिलेख जो हमें यमुनानगर से मिला। दूसरा हमारा था वो था बारखड़ी लिखाई का अभिलेख, शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुआ। तीसरा हमारा था विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख जिसमें 3 अभिलेख थे और वो हमें मिला था कहाँ से? टोपड़ा की लाट यमुनानगर से मिला था। चौथा जो हमने अभिलेख की बात की तो उसमें हमने पशुपति संप्रदाय का अभिलेख पढ़ा जो सिरसा से मिला। पांचवा हमारा अभिलेख था वो था बादशाह हुमायूं का अभिलेख जो हमें फतेहाबाद से प्राप्त हुआ। छठा हमने अभिलेख की हमने जिसकी बात की वो हमारा अभिलेख था कौन सा? तो वो था 7 सौरों का अभिलेख जो हमें कहाँ से मिला? तो वो हमें मिला अग्रोहा से। अगला जो हमने अभिलेख पढ़ा उसके अंदर हमने बात की भोजदेव के अभिलेख की जो पेहोवा से प्राप्त हुआ। लाडनो अभिलेख राजस्थान के नागौर से प्राप्त हुआ। बिजौलिया अभिलेख भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ। और कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख यमुनानगर से मिला। और पृथ्वीराज द्वितीय, ये पृथ्वीराज द्वितीय है ना कि तृतीय, तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हमें हास्य से मिला। और लास्ट में हमने बात कि एहोल अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो अभिलेख है वो यही रहेगा कि एहोल अभिलेख के अंदर किस नदी का वर्णन है? तो वो थी नर्मदा नदी। एहोल अभिलेख किसने लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा? जैन कवि रवि कीर्ति ने। एहोल अभिलेख जो है हमें कहाँ से मिला? तो बीजापुर कर्नाटक से मिला। तो ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे के सारे हमने कर लिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपको उसका आंसर देना है और आपको जो क्लास की पीडीएफ रही वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पे कवर करते हैं और कल की क्लास में हमारे सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद में हम जल्द ही शुरू करेंगे हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता और शीशवाड़ सभ्यता और उसके बाद जो है हमारी आगे की क्लासें कंटिन्यू रहेगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।